अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमेरिका ईरान जंग जो है वो ख़ात्मे के करीब है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी तजावीज़ जो 14 नुकात पर मुश्तमिल थी वो मौसूल हो गई हैं। ईरान उस पर गौर कर रहा है और कभी इम्कान है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान इसका जवाब जो है वो आ जाएगा ईरान की तरफ से। ज़्यादा इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान का जवाब मुस्बत होगा। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो यूरेनियम अफजूदगी का मामला है वो ईरान आइंदा 10 से 12 साल या 15 साल के लिए रोक देगा। अमेरिका चाहता था कि वो 20 साल तक ये यूरेनियम अफजूदगी रोक दे। बाहर तौर इतने ही किसी 12-14 साल, 10 साल, 20 साल के दरमियान का कोई टाइम जो है उसके अंदर ये बात तय हो जाएगी। और जो यूरेनियम जो 60% अफजूदा यूरेनियम है 440 किलोग्राम, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ईरान अपने मुल्क से बाहर ले जाने पर रजामंद हो गया है। अगरचे कि ये दावा अमेरिकी मीडिया में किया गया है, ईरान जो है वो इसको मानता है या नहीं मानता ये भी सामने आ जाएगा जब ईरान का जवाब पूरी दुनिया के सामने आएगा। वो अमेरिका जा सकता है अफजूदा यूरेनियम या वो रूस जाएगा, इस पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जो सबसे बड़ा मामला है इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो अपनाए हॉर्मुज़ का है। लेकिन ये जो यूरेनियम अफजूदा है या यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है इसके जिसे कह लीजिए कि जवाब में अमेरिका जो है वो पाबंदियां जो है वो नरम करेगा ईरान के ऊपर और उसके जो फ्रीज हुए हुए एसेट्स हैं उनको जो है वो गैर मुंजमद कर देगा। ये बात भी सामने आ रही है। जो अपनाए हॉर्मुज़ है वो खोल दी जाएगी, उस पर ईरान का कितना कंट्रोल होगा, कोई कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, इस बारे में भी अभी कोई वाज़ेह जो बातचीत है वो हमारे सामने नहीं आई। लेकिन ये डील जिसके बारे में बात की जा रही है कि मुस्बत जवाब आएगा, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक पहला सवाल है जो बड़ा अहम है। क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप साहब ने अभी अब से कुछ देर पहले ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर की है कि मुआहिदा अगर ना हुआ तो हम बहुत शदीद हमले करेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये इम्कान मौजूद है कि मुआहिदा ना हो, क्योंकि ये बात अमेरिकी मीडिया में भी इस बात पे तबसरा किया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी तबसरा किया जा रहा है कि ईरान में इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ सोच पाई जाती है, जो पासदारान इनकलाब हैं वो थोड़ा रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बाहर तौर ईरान चूँकि उनके जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बकाई, उन्होंने इसको कन्फर्म किया है, तस्दीक की है कि ईरान जो है इन पर गौर कर रहा है। तो इसलिए उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जो है ये मुस्बत जवाब आएगा। इन मामलात पर हमें ज्वाइन किया है नादिर मीर साहब ने, जो कि दिफाई तजिया निगार हैं, डॉक्टर हसन ज़फ़र माहिर हैं आलमी अमूर के, शाहज़ाद फ़ारूकी साहब जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं। ये जो मामला इस वक्त हमारे सामने है, नादिर मीर साहब, ये जिस जगह पर जिस नहज पर पहुंच गया, क्योंकि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि इस वक्त हम मुआहिदे के जितने करीब हैं इससे पहले हम कभी भी नहीं थे, जंग से पहले भी नहीं थे। यानी जो मिस्र वाले मामलात हुए थे उस वक्त भी हम इतना मुआहिदे के करीब नहीं गए थे जितना अब पहुंच चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये मुआहिदा जो है ये वाकईतन को अमली शक्ल इख्तियार कर जाएगा? दिस इज गुड न्यूज जो आप कोट कर रहे हैं कि मुआहिदे के बहुत करीब हैं और हो सकता है मुआहिदा हो, क्योंकि इसमें बुनियादी पॉइंट में और चैनल्स पे और जगह पे भी, सेमिनार पे भी यही कह रहा था, लोग समझते नहीं है इसको और बहस करते हैं फजूल कि एक्चुअल कोर इशू जो है इस वक्त, वो सारे मिडल ईस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ईरान यूएस वॉर की बात कर रहा हूँ, इस जंग की। वो न्यूक्लियर पे अग्रीमेंट है अगर, और वो ईरान ने कह दिया था 5 साल, इन्होंने अमेरिका ने कहा 20 साल इन्वेस्टमेंट को फ्रीज करने को या नॉन प्रोडक्शन ऑफ इनरिच यूरेनियम। तो अगर वो दरमियान में 10 साल हो या 12 साल, वट एवर जो भी हो सकता है, वो अग्रीमेंट हो जाए तो बाकी थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, यानी बाकी मामला तय हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ। पहले भी जो वो सब देखे ना जी, बात ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर का मसला हल हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर बाकी मसले भी आसान हो सकते हैं ना। ये तो नहीं आपका जो कोर इशू होता है ना, कोर इशू न्यूक्लियर, मैं नहीं कह रहा, ये लोग गलत समझते हैं कि ये बेसिकली उनका वाइस प्रेसिडेंट जब यहाँ से इस्लामाबाद से वापस गया जेडी वैंस, उसने यही कहा, ट्रंप ने यही कहा, वो है बेसिक इशू ये है। जंग भी इसी बात पे शुरू हुई है, कोई समझता नहीं है कि जंग शुरू क्यों हुई। पिछली जंग जो हुई थी यानी 12 दिन की, पिछले 2025 में इसराइल ने हमला किया, तो उसने हमला कहां किया था? सबसे पहले उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया था। जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे, सिर्फ अमेरिका ने एक वहां जो बड़े बॉम्ब फेंके, तो वो खाली न्यूक्लियर साइट पे पिछले साल की, लास्ट ईयर 2025 की बात कर रहा हूँ। इस साल ज्यादा बड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है
के, और इस पे ईरान ने खुद कहा है कि जी वो तो फतवा भी है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहती, और बाकी उनके पास तो ऑयल भी है अदरवाइज फॉर एनर्जी। तो कहने का मतलब है दे ईरानीज, और ईरान बड़ा बहादुर मुल्क है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, सारी दुनिया ने देख लिया है कि लड़ भी गया है, दुनिया में उसका ग्लोबल स्टेचर ऊंचा हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ईरान अपना दफा कर सकता है, ये कुर्बानी भी देके। तो इसलिए उसको वो डर नहीं है कि कोई फतह कर लेगा या ईरान को कोई कब्जा कर लेगा, हड़प कर लेगा, कोई नहीं कर सकता ईरान को। तो इसलिए ईरान भी इन पोजीशन है मेरे मुताबिक कि टू गो फॉर एन एग्रीमेंट इन अमेरिका ऑल्सो। तो अगर ये दोनों इस पे एग्री कर जाते हैं, न्यूक्लियर वाला 10 साल पे करें, 12 साल जो भी है एनरिचमेंट का, और वो बाकी चाहे रशिया के पास चले जाए। यहाँ सॉरी मैं आपको बात आपकी काट रहा हूं, यहाँ ये सवाल जरूर पैदा होता है कि देखिए मिस्र के जो वजीर खारजा ने कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात तकरीबन तय पा गई है, मामलात वो न्यूक्लियर से मुतल्लिक थे। जब वो मामलात तकरीबन तय पा गए थे तो फिर ईरान पर ये जो रीसेंट हमला है जिसमें उनकी क़यादत को शहीद किया गया, रहबर आला को शहीद किया गया, आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये इस हद तक बिल्डअप क्यों हुआ? और क्या वाकयातन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगरचे के लोग इस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन क्या वाकई सिर्फ न्यूक्लियर मामलात थे या तेल से मुतालिक भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं? चीन और ये जो स्ट्रेट्स हैं, तवानाई के स्ट्रेट्स हैं, इनके ऊपर कंट्रोल और इस तरह की बहुत सी चीजें इससे जुड़ी थी जिसमें यकीनन अमेरिका को कामयाबी नहीं हुई। अभी ये प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात हुई है, एक दिन उन्होंने करके देखा, नहीं हुआ तो फौरन जो है वो बात मान ली गई, हमारी रिक्वेस्ट भी, दूसरों की रिक्वेस्ट भी मान ली गई। तो अमेरिका के ऊपर वो जो नाकामी का दाग है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके जो अहदाफ हैं, क्या वो वाकई न्यूक्लियर मामला था या कुछ और अहदाफ भी थे? आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली देखें ना, जंग किसी एक सिंगल पॉइंट पे तो नहीं ना होती, बहुत सारे उसमें वजूहात होती हैं, इधर भी और भी वजूहात थी, मगर मैं तो कोर इशू कह रहा हूं। आप ये समझें कि ये कोर इशू पे पहले से चल रहा है ना। कोर इशू मतलब बिटवीन ईरान ऑन वन साइड एंड यूएस एंड इसराइल ऑन द अदर साइड। बाय द वे, अब ये हमारे लोग यहाँ शायद ये पसंद नहीं करते सुनना, बस सच बोलना चाहिए ना। अगर सच नहीं बोलेंगे तो समझ कहाँ आएगी आपको। जो गल्फ स्टेट्स हैं वो भी नहीं चाहती कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। ये ओपन ट्रूथ। हाँ, मतलब ये नहीं है पाकिस्तान में तो ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में क्योंकि सिंपैथी ईरान के साथ है, पब्लिक सिंपैथी की बात करूं, और गवर्नमेंट भी इस पीस सपोर्ट कर रही है, तो लोग ये समझना नहीं चाहते। अभी किसी से कोई बहस कर रहे थे, ये नहीं समझना चाहते कि इट इज नॉट ओनली वो इसराइल का नाम, इसराइल का तो दुश्मन है ईरान, लेकिन गल्फ स्टेट्स भी नहीं चाहती, और भी बहुत से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अब उन सबका मैं नाम नहीं लेता, फिर वो एक डिप्लोमेटिक वो दुनिया जानती है सर। हाँ, वो नहीं, इसके अलावा बहुत से, मसलन तुर्की, मसलन इजिप्ट, मैं अब आप बोल दूं, आपने मैं सुना दूं, बहुत सारे मुल्क। आप मुझे ये बताएं, जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, आपने क्या किया? आपने नहीं किए जी। आपने भैया आप ईरान को सर इसराइल ने किए थे, तो जब इसराइल ने अपने आप को, मतलब वो ऐसा डिक्लेयर्ड तो नहीं है, लेकिन ईरान, जब इसराइल ने ये पावर, इसराइल की एम्बिग्विटी है। इसराइल ने तो आज तक डिक्लेयर, हमने तो किया, इंडिया ने भी किया है, नॉर्थ कोरिया ने भी किया, इसराइल ने तो आज तक डिक्लेयर ही नहीं किया। उसने एम्बिग्विटी रखी हुई है, छुपा के रखा हुआ है, ओपन एक्सप्लोजन नहीं किया। या है, उस सारी दुनिया को पता है उसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन वो क्या, तो ईरान ने अगर करना था तो कर लेता। मैं यही कह रहा हूं ना, अगर ईरान करेगा ना, आप समझे इसकी इंप्लीकेशन क्या है। इनको ईरान करेगा तो एमबीएस सऊदी अरेबिया ने कहा वो भी करेंगे, तुर्की करेगा। आज आपको पता है कल की खबर, तुर्की ने माशाल्लाह, तुर्क भाई हैं हमारे, बहुत क्लोज है हमसे, उन्होंने आईसीबीएम बनाया है, आपको पता होना चाहिए, जिसकी अभी 6000 किलोमीटर रेंज है, कल 10-12 किलोमीटर हो जाएगी। अभी कल उन्होंने बनाया लेटेस्ट आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो वो किसके लिए बना रहे हैं? आईसीबीएम तो आप समझे ना किस लिए बनाया जाता है, दूसरे बड़े सगीर में मारने के लिए। जो वेपन है वो छोटा वेपन, तो टैक्टिकल वेपन तो नहीं है। इसी तरह इजिप्ट को देख लेना आप, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को, मेरे को आई टीच जियोपॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, कि ये लोग समझते हैं कि नक्शा ही नहीं देखते लोग, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत सारी पावर्स हैं, वन इज तुर्की है, विच इज अ वेरी बिग पावर, टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड देन एनीबडी। दूसरा इजिप्ट भी पावर है, ईरान भी पावर है, सऊदी इज द रिचेस्ट पावर, ये भी समझे ना, मतलब वो मुख्तलिफ है ना। तो इसराइल के अलावा, मतलब इसराइल एक मिलिट्री पावर है, और अमेरिका है वहां, चाइना रशिया भी पीछे बैकग्राउंड में है। तो ये सारी चीजें, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड चेस बोर्ड, ये मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड स्टेट ने, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छा काम किया कि जंग के रुख को आपने अमन के रुख की तरफ मोड़ दिया है। मतलब के, और ये जो अभी हो रहा है इसमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसकी। ये जो भी, चाहे वो अब आज होता है, कल होता है, ये जब भी होता है, पाकिस्तान का ट्रिमेंडस अचीवमेंट होगा अगर ये हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान, दुनिया का तो नुकसान है इस जंग के, बट पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान है अगर ये वॉर एस्केलेट कर जाती है। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि वहां नंबर 1 सीज फायर हुआ,
दूसरा मैं ये अंग्रेजी बोलता हूँ वॉर टर्मिनेशन। ये लोग समझते नहीं है वो जो ब्रॉडर मिडिल ईस्ट पीस है ना, वो 1 मिनट पे नहीं आ सकती कि जी वो बस कल सुबह सारे मसले खत्म हो जाए। ये ग्रेजुअल स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो आप पहले सीज फायर किया, अब आप वॉर टर्मिनेशन का जंग खत्म कराएं। ये जो एग्रीमेंट है इनका हो जाए, ये जिस तरह आप कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं या दुनिया कह रही है, वो एग्रीमेंट हो जाएगा तो कम से कम जंग तो खत्म हो जाएगी ना फॉर नाउ। अब अगले 100 साल की तो गारंटी किसी के पास नहीं है। अगर दूसरी बात है, ईरान उनको प्रोवोक ही नहीं करेगा। देखिए ईरान को ये नहीं फतह कर सकते, और ईरान अगर इनको न्यूक्लियर से थ्रेट नहीं इनको फील होता तो फिर जंग किस बात की। देखिए ना, जंग तो नहीं लाइकली ना फिर। ठीक तो है, एक अच्छा हो जाएगा, इट विल बी अ गुड स्टेप देन फॉर एवरीबॉडी एंड पीस। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका मौकफ आ गया। ब्रिगेडियर हसन साहब, ये बड़ा क्योंकि ब्रिगेडियर हसन ये समझते हैं कि ये जंग जो है ये शायद अभी तक रुकेगी नहीं, इसको टाइम लगेगा, 5-6 माह और चलेगी। इस पर्सपेक्टिव में जब ये जो डील या मुआहदा अगर हो जाता है तो आपको लगता है कि दोबारा जंग छिड़ सकती है डॉक्टर हसन? बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। देखिए, मैं क्यों कन्विंस्ड हूं इस बात पे कि जंग दोबारा छिड़ सकती है, इसलिए कि जंग के मुहर्रिकात खत्म नहीं हो रहे। ये एग्रीमेंट होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई कागज साइन कर लें, जब तक शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं होंगे हम कैसे पीस गारंटीड समझेंगे? शेयर्ड इंटरेस्ट से मुराद ये है कि क्या ईरान की ऑयल कंपनीज में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? क्या ईरान को अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका की मार्केट्स मिल जाएंगी? व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट, क्या होगा इनका जिसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे एक लास्टिंग पीस की इमारत को? लेकिन डॉक्टर साहब अगर सर देखिए, अगर देखें, अगर ईरान के जो एसेट्स फ्रीज हैं वो डीफ्रीज हो जाते हैं, मटेरियल उठा के रशिया भिजवा दिया। अब मैं ये कहता आ रहा हूं, बार बार कहता आ रहा हूं, जब ये न्यूक्लियर मटेरियल चला जाएगा तो आप देखिएगा 5वें 6ठे 10वें हफ्ते दो हम वो लेने आ रहे हैं, फिर झगड़ा शुरू होगा। ईरान ने हमें चीट किया, अमेरिका ने हमें चीट किया, फिर ये झगड़ा शुरू होगा। सो ये कागज साइन करने से कुछ नहीं होता। कागज साइन करने से, कागज तो नेटो का भी साइन हुआ, आज भी रखा हुआ है ना। वेयर इज नेटो? नेटो डजंट एग्जिस्ट। कागज तो आपने भी 10 साइन किए हुए, क्या फर्क पड़ता है? कोई गारंटी है? कागज साइन करना कोई चीज नहीं होती। जितने मर्जी कर लें, इन्वोक करते रहें जिसने करना है। देखिए सर, इस वक्त अब जो चाइना जा रहे हैं ना, जी 14-15 को, उसे समझने की जरूरत है, उसका एक बैकग्राउंड है। अगर आप अमेरिकन ये जियो पॉलिटिक्स और उनकी डिस्कशंस पिछले 2 साल 3 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब यूक्रेन पे हमला हुआ था रूस का, तो वो काफी अफसोस मल रहे थे वहां के स्ट्रेटेजिस्ट बैठ के कि हमसे गलती हुई, हमने नेटो को एक्सपेंड करने दिया, हमें रशिया, और हमारी इस पॉलिसी ने रशिया और चाइना को क्लोज कर दिया। हमें करना ये चाहिए था कि हम रशिया को इधर नेटो के अंदर एंगेज करते और चाइना को हम इकोनॉमिकली एंगेज करते ताकि दोनों अलहदा हों। हमारी पॉलिसी ने दोनों पावर्स को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ कर दिया। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे तो ये अब उस पॉलिसी को परस्यू करेंगे कि चाइना को अपने साथ मिलाएं और रशिया को आइसोलेट करें। इसलिए कि जिस नेटो के ऊपर यूक्रेन का झगड़ा हुआ था कि यूक्रेन नेटो में ना शामिल हो जाए, वो नेटो तो अब बिल्कुल समझें कि लंगड़ा लूला हो गया। अब उस नेटो के अंदर जो मर्जी शामिल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है उस नेटो का? नेटो डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। तो अब वो हेलन ऑफ ट्रॉय बन गया है नेटो जो है। जी यानी कि जिसके लिए वो वॉर वेज की थी 10 साल की, जब वो लेके आए तो वो उसका आसेब था, वो तो था ही नहीं असल में। यानी ये इट्स अ फार्स नाउ। डॉक्टर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, चाहे कागज का टुकड़ा हो, अगर ईरानियों की जो दिलचस्पी है वो सबसे ज्यादा तो इस बात पर है कि उनकी जो मुआशी स्ट्रैंगुलेशन हो रही है, वो इस वक्त अगर अपने एसेट्स डीफ्रीज कराने में कामयाब होते हैं, अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर कहीं ना कहीं जो आप जिन इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तेल उन्होंने बेचना है और वो कोशिश करेंगे कि उस सतह पे ना बेचें। उनके ऊपर सैंक्शंस खत्म होती हैं तो उनका तेल महंगा होगा, और तेल महंगा होगा तो यूएस कंपनीज भी आ सकती हैं, दीगर कंपनियां भी तो वहां म्यूचुअल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। क्योंकि जब आप थ्रेट नहीं है, और आप अगर थ्रेट नहीं है, चाहे आप दोस्त नहीं है, लेकिन आपके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज तो बनेंगी ना, यकीनन बिल्कुल बनेगी। जरा चले आपके इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं। ईरान पे से पाबंदियां खत्म हो गई, अब ईरान
खोल के मार्केट में तेल बेच सकता है। यूएई ओपेक से निकल गया, अब उनके ऊपर प्राइस रेगुलेशन नहीं है, वो कार्टेल खत्म हो गया। जब ईरान का तेल भी मार्केट में आ गया और यूएई का तेल भी मार्केट में आ गया कंपैटिटिव रेट्स में, तो समझिए कि अगर बहुत ही भी आप इसमें मॉडेस्ट अंदाजा लगाएं तो $60 पे आ गया तेल विद इन वीक्स, राइट। जी ये मायदा होने के विद इन वीक $60 पे आ गया, और जब आगे ज्यादा कंपटीशन बढ़ा तो 40 और 50 पे ऑयल आ गया। ऑयल मार्केट क्रैश कर गई। अब ऑयल मार्केट क्रैश करने से किस किस को नुकसान हुआ, जरा जरा इसका हिसाब लगाएं। सऊदी अरब विल बी अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस, जी इसलिए जी कि उनका जो बजट ब्रेक इवन है वो $90 से $100 पे ऑयल प्राइस रहे तो उनके बजट का ब्रेक इवन आता है। अमेरिकन ऑयल कंपनीज अपनी शेल कंपनीज बिजनेस से बाहर हो गई, क्योंकि वो तो अब अफोर्ड कर नहीं सकती। वो तो अगर 60-70 से ऊपर प्राइस हो तो फिर उनका वो ब्रेक इवन आता है उनकी प्रोडक्शन का, वो भी बाहर हो गई। वेनेजुएला का ऑयल जो इन्होंने 100 जतन करके हासिल किया, उसकी प्रोडक्शन प्राइस $70 और $80 है, $80 से ऊपर है। 80 से तो वो ऊपर भी वो थिक ऑयल भी मार्केट से बाहर हो गया। तो अब कौन कौन आ गया जी मार्केट में? हु इज बेनिफिटिंग? ईरान इज बेनिफिटिंग, चाइना इज बेनिफिटिंग बिकॉज ऑयल प्राइस ड्रॉप कर गई, इंडिया इज बेनिफिटिंग बिकॉज ऑयल प्राइस ड्रॉप कर गई, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो गई। Who else is benefiting? रशिया इज बेनिफिटिंग, इसलिए कि वो तो पहले ही डिस्काउंट पे बेच रहे थे, अब वो पंप करके बेचेंगे ऑयल और ये सारा सिलसिला चलेगा। जब मार्केट में ऑयल प्रोडक्ट, मैं रशिया का इसलिए कह रहा हूं कि उनकी ऑयल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है। सो ये हु विल रिमेन इन बिजनेस कंपेटिटिव प्राइस पे, और हु विल गो आउट? जो गो आउट पे जाएंगे या जिनके बजट अंडर स्ट्रेस आएंगे, दे विल नॉट लाइक द सिचुएशन। फिर नंबर 2 इसके साथ आप जोड़िए कि ये जो यूएई और कुवैत में मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है इजराइल का, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? आपको पता है तकरीबन एक ब्रिगेड फौज उनकी विद एयर डिफेंस बैटरीज जो है वो वहां पे है। कोई 15-20 हजार के करीब फोर्स अभी हुई है बिल्ड, और उनको ये बिल्ड करने के लिए, पोजीशन करने के लिए अपने आप को कोई 2 महीने का अरसा दरकार है। वो तो वहां तो वो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, अपने आप को एक्शन के लिए पोजीशन कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कागज साइन हो रहे लेकिन हैं। इसराइल और तो दुबई अपना तो दुबई ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें ना, तो ये कागज साइन कर लें, लेकिन 2-4 डॉक्टर महीने साहब आपकी बात इसको दुरुस्त है। दिखाते एक तो रहें लोगों को। मेरा ये ख्याल है, एक तो ओपेक का जो ओपेक से अगर यूएई निकलता है और ईरान इन होता है तो उतना बड़ा इंपैक्ट शायद ऑयल प्राइसेस पे नहीं होगा जितना आप सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना नहीं होगा, हो सकता है कि मैं गलत हूं इस मामले में। लेकिन ईरान इज हैज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द अरे लेकिन वो वर्ल्ड। ईरान का ऑयल मार्केट में आएगा तो आप देखें फौरी ऑयल तौर पे प्राइस तो कहां क्रैश होके जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सऊदी इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई कर रही है और वो ऑयल पे अब डिपेंडेंट उस तरह से नहीं है। वो जब करेगी नौशाद साहब तब करेगी, अभी तो नहीं है ना। बट स्टिल वो न्यूमन का बनेगा। अब वो तो दूसरा बात अब थोड़ी जी जी दूसरा मामला ये, मैं चाहूंगा जरा मैं शहजाद फारूकी साहब को भी इसमें डिबेट में एंटर करूं। शहजाद साहब, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हुई हैं क्योंकि ट्रंप साहब ने इस दफा यकीनन पाकिस्तान को प्रेज किया है, इस्लामाबाद की बात भी, साथ ही उन्होंने कहा जिनेवा में भी हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो कोई मिडल वे जो है ना वो ले लिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत दूर पड़ता है, बड़े लंबे रूट्स हैं पाकिस्तान के। तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटी है, कोई तैयारी शुरू हो गई है मुज़ाकरात की? को 48 आवर्स में अगर ईरान जवाब देता है तो ट्रंप साहब की कोशिश होगी कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही ये मामला इसको फाइनलाइजेशन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने उसके बाद चीन का दौरा भी करना है और वहाँ पर जो वो दौरा है वो उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उसने दुनिया के मुख्तलिफ मामलात, ये जो स्ट्रेट्स की बात है, तवानाई की बात है, मिनरल्स और ये रेयर अर्थ मटीरियल्स की बात है, इस सारे मामले पे जो वर्ल्ड पॉलिसी है एक्चुअली वो उन दोनों ताकतों के दरमियान तय होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो इदार की गुलाम गर्दिशें हैं इस्लामाबाद की जी, वहां पे ये यकीन पाया जाता है कि मुआहदा तो पाकिस्तान में ही होगा। अच्छा, अब इसमें कितना टाइम लग सकता है? एक अर्जेंसी वही है जो 15-16 जुलाई को सदर ट्रंप का दौरा चीन है जी, उसकी वजह से एक अर्जेंसी समझ में आती है कि उससे पहले ट्रंप ये चाहेंगे कि वो ये एग्रीमेंट करके जाएं ताकि वहां पे वो यकसुई से बात कर सकें और ये मामला वहां पर ना उठाया जा सके। लेकिन मेरा मानना ये था कि इस पे 10 दिन लगेंगे
ये नहीं है कि कल या परसों में ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है कि सदर ट्रंप जल्दी में है, उन्होंने चाइना जाने से पहले इसको खत्म करना है, तो उसका मतलब ये है कि फिर 15-16 से पहले होगा, और जी। हो सकता है वो यहाँ से होते हुए आगे चले जाएं। अच्छा, ये क्रेडिट भी इसका एक पाकिस्तान अच्छा को ही पॉइंट मिलना है, है। और ट्रंप भी मुझे लगता है कि इस हवाले से पाकिस्तान को फेवर करेंगे। उनको एहसास है कि पाकिस्तान ने माजी में बड़ा सफर किया है, और अभी जो पीस प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो उसको एक्नॉलेज करने के लिए, और वो सारी चीजें चूंकि वो इस वक्त हल्का हल्का रगड़ा हमारे हमसायों को भी लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा दुआछा करने के लिए वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिले, और बजा तौर पर पाकिस्तान उसका हकदार भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में एफर्ट भी बहुत किया है। तो ये हो जाएगा, हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए इस मामले को सेटल। मेरे हिसाब से 15-16 को अगर उनका दौरा 14-15। चीन का शुरू हो रहा है, 14-15, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो 12 या 13 को इधर हो सदर ट्रंप, और 12-13 को अगर हम इसको कर लें तो वो मुझे बात समझ आती है। एग्रीमेंट ये बहरहाल हो जाएगा। चूंकि लास्ट टाइम भी जो इनकी बात हो रही थी इस जंग से पहले, तो उस वक्त 20 साल का मुतालबा अमेरिका का था, और ईरान की तरफ से 5 साल की पेशकश थी। तो इसका मतलब ये है कि वो 15 तक आ गए थे, तो इसके 5 और 15 के दरमियान में कोई नंबर तय हो जाएगा, जिसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की, मैं डॉक्टर साहब से और ब्रिगेडियर साहब से मैं माजरत के साथ थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। अमूमी तौर पर मेरा इत्तफाक ही है सारी गुफ्तगू से, लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, देखिए ईरान का अभी भी तेल तो बिक रहा है, वो उसके बड़े खरीदार जो है वो चाइना और इंडिया है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं बेच पा रहे, ये एक मसला है। लेकिन अब इस सारे मसले में ये जो जिस वजह से ये कजिया है, मुझे लगता ये है कि अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट है पेट्रो डॉलर का। जी। अदरवाइज अगर ईरान से किसी को खतरा है तो वो तो इसराइल को है, क्योंकि इसराइल का मानना यह है कि उसको ईरान और पाकिस्तान बारे नहीं है, और उसकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि किसी तरह से इन दो ममालिक का कोई हल निकाला जाए। अब जब तक उसका कोई बातचीत से हल नहीं निकलता, तो वो कोशिश तो यही करता है कि किसी न किसी तरह से इन दोनों ममालिक को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात ओपेक से निकल गया। पहले वो 3-3.25 लाख बैरल रोज का निकाल रहा था, उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो रोज कुछ 4.5-5 लाख बैरल जो है वो निकाल पाएगा। आप समझिए कि एडिशनल उसमें 1 लाख बैरल आप रोज का जोड़ लें, तो वो उससे आप ओपेक से बात, तो वो कीमत का फर्क मैं वाकई उससे पे कन्विंस नहीं हूं कि वो 50 पे चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो 70 के अराउंड में, 60 और 70 के दरमियान कहीं रहेगा, और उसी के ऊपर ही मामला आगे चलेंगे। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो पहले ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अगर एग्रीमेंट हो जाए, और डॉक्टर साहब इख्तिलाफ कर रहे थे कि उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाबी में हमारे एक कहावत है कि वो कहते हैं कि डांग दे नाल स्टे भी पाट जाता है तो सिर भी पाट जाता है। आप कागज के ऊपर जो मर्जी लिख ले, ताकत जो है वो कागज को नहीं मानती, ताकत अपना आप जो है वो ताकत के सर पे मनवाती है। लेकिन अमेरिका एक तो इस कजिए से निकलना चाहता है, जिसपे मेरा ईरान ने मनवा लिया ना, ईरान ने मनवा लिया शाहजाद साहब। जी, दोनों फ्री कैन ने असल में ये तस्लीम कर लिया है, और ये समझ लिया है कि वो एक दूसरे का इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं ना। जी, वो हो रहा है। तो अब असल गोल जो मैं समझता हूं, जो उनका टारगेट था, वो तो रजीम चेंज था कि एक ऐसी इसराइल फ्रेंडली किस्म की गवर्नमेंट आ जाए ईरान में, और अमेरिका नवाज गवर्नमेंट आ जाए, जिस तरह से वेनेजुएला में हुआ, या उससे पहले वो शायद ईरान के जमाने में जिस तरह से मामला चलते थे, या जिस तरह मिस्र में अभी अमेरिका का असर रसूख है IMF और बाकी चीजों के जरिए। लेकिन वो जो अरब कौमियत का और अरब और अजम का जो चक्कर है, उसकी वजह से ईरान को उस तरह से तो नहीं पसंद किया जाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि मौजूदा जो कशीदगी थी, इसमें सऊदी अरब ने उस तरह से ईरान को अपना दुश्मन नहीं समझा। जी। और मुझे लगता यह है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द सीन मौजूद थी। हालांकि ईरान की तरफ से मिसाइल तो
सऊदी अरब पे भी फेंके गए और वहां पे भी पाइपलाइन को नुकसान हुआ, लेकिन वहां से रिटेलिएशन नहीं हुई। इसका मतलब ये था कि सिचुएशन का कोई ना कोई उनको अंडरस्टैंडिंग थी कि इस मौके पे हमारा जवाब देना ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा था कि सऊदी अरब को कल भी खबरें हैं इस जंग में शामिल ना हो, बल्कि तमाम अरब ममालिक को पाकिस्तान ने कोशिश की, इवन यूएई ने भी जवाब नहीं दिया। और वो इस मामले में जो रिटेलिएशन अरब कंट्रीज की जानिब से है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से उन्होंने जो है पाकिस्तान की बात मानी और वो रिटेलिएट नहीं किया, वो इस जंग का हिस्सा नहीं बने। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान का समझाना अपनी जगह पे है और उसका क्रेडिट पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन कोई भी मुल्क जो है वो बात आपकी नहीं मानता जो उसके अपने मुफाद में या उसकी समझ में ना आ रही हो। ये नहीं हो सकता कि भाई उनको लगता था कि ये उनके मुफाद में नहीं है और पाकिस्तान के कहने से मान गया, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है मेरे नजदीक। ठीक है, दुरुस्त बात है। अब जो मुत्तहिदा अरब इमारात का मामला है उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि उन्होंने अपने दिफा के ऊपर जितना पैसा आज तक खर्च किया है, तो बाकी जो अरब ममालिक हैं उनका मानना ये है कि ये जितना डिफेंस पे खर्चा किया है यूएई ने, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान सेंट्रिक नहीं था। इसका हदफ मुस्तकबिल में कुछ और भी हो सकता है। और जिस तरह से जो ममालिक हैं जो अभी इस वक्त खलीज के अमेरिका के जेर असर हैं या बरतानिया के जेर असर हैं, तो वो जब कभी निकलने की कोशिश करेंगे तो यूएई तो बेसिकली बैलेंसिंग एक एक्ट था कि किसी तरह से एक, और आपने देखा भी कि यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है और किस तरह के गैर मुल्की लोग यहाँ पे आते जाते हैं। तो वो सारी चीजों को इसराइल की इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर ओपन बात की जाती है शाहजाद साहब। अब तो कहा जा रहा है, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अब यूएई एक्चुअली बनाया ही इसराइल ने था, सऊदी अरब के अगेंस्ट एक पावर खड़ी की थी। मतलब जिस तरह से इसराइल को मशरिक वस्ता में गाड़ा गया था, मकसद उसका यही था कि मशरिक वस्ता को बेसिकली तो ब्रेन चाइल्ड तो फिर ये सारा बरतानिया का था ना। जी 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 इसराइल वाला मामला भी आप ले लें और यूएई का भी, तो ये 7 रियासतों को आपने 70s में लहदा करके एक इकाई बनाई और फिर उसको तस्लीम किया और उसको वहां पे एस्टेब्लिश किया, तो उसका कोई पर्पस है यहाँ पे, वो किसी किस्म का कोई बैलेंस करने के लिए इनको यहाँ बिठाया गया है। और उसकी वजह से पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है, मतलब कराची ने सफर किया है, गवादर ने सफर किया है। और आपको याद होगा कि लांचों के भरी हुई लांचें जो हैं वो ब्रिगेडियर साहब बेहतर बता सकेंगे कि पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी के लिए जो डॉलर्स की भरी हुई लॉन्चें जो बलूचिस्तान के इलाके में नुकसान का बायस बनती थी, वो किधर से आती थी। तो ये सारी चीजें, लेकिन वो आप कहिए कि हालात का जबर के सब एक साथ चलते रहे। अब सिचुएशन में एक ऐसा टर्न आया है कि हर आदमी अपनी अपनी सिमत दोबारा से मुतय्यन कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, खलीज के ममालिक भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक तरह से ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2-4 हफ्तों के बाद ही मामला शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर ये शरारत होगी तो अमेरिका को तो बराह रास्त ऐसा कोई थ्रेट नहीं है उस तरह से कर ले, 4-5 नहीं। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं वापसी ब्रेक से वापसी पे इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब से ये पूछते हैं कि ये जो अगर फर्ज कीजिए वायदा हो जाता है, तो ये वायदा किस हद तक देरपा साबित हो सकता है और क्या दोबारा फिर जो है वो ईरान के ऊपर चढ़ाई हो सकती है, या इसराइल या ईरान और अमेरिका ये जंग में दोबारा शामिल हो सकते हैं, कि या ये मुआहिदा जो है जिस तरह ब्रिगेडियर साहब का ख्याल था कि ये होगा तो मशरिक वस्ता में कुछ अमन और सुकून आ जाएगा, कितनी देर के लिए आएगा, इस पर बात करते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो तकरीबन उसके बारे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ख़त्म हो जाएगा और ईरान और अमेरिका जंग जो है वो बंद होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट भी जो वाशिंगटन पोस्ट ने छापी है जिसके अंदर बड़ी तफसील से बताया गया है कि जो अमेरिका जितने नुकसानात की बात पब्लिकली की गई है, अमेरिका का इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरा जो एक हकीकत है वो ये है कि जब ये ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया अमेरिका ने, तो चंद घंटों बाद ही उसे ये शायद समझ आ गई थी कि वो इसके ज़रिए अपना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सकता, क्योंकि न सिर्फ अमेरिकी जहाज़ को वापस धकेल दिया गया बल्कि जो तिजारती जहाज़ जिन्होंने ओमान की साइड से गुजरने की कोशिश की वो भी चट्टानों में फंस गए। शहजाद फारूकी साहब, ये जो सिचुएशन है, ये जो हमारे सामने आ चुकी है तकरीबन ये बात कि अब ये अगर ये जंग बंद होती है जो कि जिसके इम्कानात बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो तेल के लिए सिर्फ, यानी कि अगर सिर्फ इसलिए कि अमेरिका और
सऊदी अरब के मफादात नहीं हैं कि वो $80 से नीचे, उनके लिए तेल फिजिबल नहीं। आपको लगता है कि अमेरिका इस जंग को जारी रखेगा? इसराइल की तरफ से तो ये बात मानने में आती है, समझ में आती है कि इसराइल चाहेगा कि ये जंग जारी रहे, अगरचे के अकेले वो ईरान से नहीं निपट सकता। ईरान ने सुपर पावर को टक्कर दे के दिखाया, उसके खिलाफ मुजाहमत करके अपने आप को सर्वाइव करवाया। तो आपको लगता है कि ये जो है सिर्फ इस वजह से ये जंग दोबारा शुरू की जा सकती है? मुझे नहीं लगता नौशाद साहब कि ये अमेरिका इस हक में है, क्योंकि उसको अब एक मोटी सी बात है कि 10,000 या $20,000 का एक ड्रोन जो कि ईरान कहीं पे भेजता है, उसको गिराने के लिए अगर आप $1 मिलियन का एक मिसाइल चलाते हैं या उसके लिए ऐसा आपको एक इक्विपमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका खर्चा जो है वो उससे कोई 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना है, तो वो जंग मतलब फिजिबल नहीं रहती अमेरिका के लिए। मुझे नहीं लगता कि असल में अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है और उसको पता है कि उसका इसमें मुफाद नहीं है। मुझे जो खदशा है, मेरा खदशा इसराइल के हवाले से है कि ये जंग बंदी जो है वो इसराइल के बारे में नहीं है, और इसराइल ये कोशिश कर सकता है कि इस सारे मामले को सैबोटाज किया जाए और किसी तरह से तमाम फरीकैन को इस मामले में घसीटा जाए, क्योंकि उसका पर्पस सर्व नहीं हुआ। वहां पे उसको ईरान में ऐसी अपना फ्रेंडली कोई गवर्नमेंट नहीं मिली, ऐसी नहीं मिली, और इसी तरह से उसका जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो रहा। मुझे उससे खदशा है। मुझे बाकी अमेरिका के हवाले से मुझे नहीं लगता, और वैसे भी 70 के अराउंड में 72, 68 यहाँ पे अगर रहता है तो मामला चल सकते हैं। यूएई निकला है तो वो अमेरिका की मर्जी से निकला, ओपेक और ओपेक प्लस से, उनकी मर्जी के बगैर तो वो नहीं निकला। तो मुझे नहीं लगता कि इस आर्गुमेंट में कुछ ज्यादा जान है। जी डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम है अब असल में, क्योंकि सऊदी, ये आज वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें भी वाज़ेह तौर पर क्या कहा गया कि ये जो जंग के नुकसानात जाहिर किए जा रहे हैं, अमेरिका को इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी बहुत सी इंस्टॉलेशंस तबाह हुई हैं और जो मिलिट्री जो बेसिस है उनको बहुत नुकसान हुआ है, अदरवाइज भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इस सूरत के अंदर अमेरिका इस जंग को कैसे जारी रख सकता है या दोबारा क्यों कर सकता है? उसको कोई फायदा नहीं है सच। जी नौशाद साहब, देखें, ये नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है। अमेरिका ने कहा था कि जी 20-25 बिलियन का नुकसान हुआ है, बाकी एक्यूमुलेटेड कोई कह रहे हैं कि 100। अब नुकसान से ज़्यादा ये देखने की बात है कि क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर ये जो इतना नुकसान है वो जंग जारी रखने में उसमें उनको फ़ायदा है या नहीं है। अमेरिका को तो यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है इस जंग को जारी रखने का, क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमी पे स्ट्रेस आ रहा है, उनके अपने माली हालात ऐसे नहीं है कि वो जंगों में जाएं, और सारा अमेरिका, उनके डिफेंस एनालिस्ट और सारे स्ट्रेटेजिस्ट यही चीख रहे हैं। मेरा जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये कि जो इनके एलाइज हैं अमेरिका के, वो जंग बंद करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, उनका उनके ऊपर कितना लेवरेज है, और उनके इसराइल, यू मीन टू से, फाइनेंशियल सिस्टम को वो इसराइल की बात कर रहे हैं कि वो उनके फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जेपी मॉर्गन और ये दूसरे रॉथशाइल्ड वगैरह। तो क्या वो उनको बाईपास करके इस जंग बंदी के अंदर ईरान के साथ कोई मामला तय करने की पोजीशन में है या नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है ये कि आपको लगता है कि इसराइल, अगर फर्ज कीजिए कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है और निकल जाता है इस मुआहदे के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसराइल उसको तस्लीम नहीं भी करता, आपको लगता है कि इसराइल कैन सर्वाइव अगेंस्ट ईरान? क्योंकि जो हम जिस तरह से ईरान की मुजाहमत हमने सुपर पावर के अगेंस्ट देखी, और जिस तरह से जो इसराइल पर हमले किए गए थे ईरान की तरफ से, उन्होंने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया, वो आयरन डोम और तमाम तर जो टेक्नोलॉजी जिसका वो बड़ा वावेला करता था वो बुरे तरीके से नाकाम हुई। देन इसराइल कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, ये बात तो तय है। अमेरिका की फौजी मदद के बगैर कैसे सरवाइव करेगा? चलें, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका उनको असला फराम करता रहे, बट द प्रॉब्लम इज जो इसराइल के साथ है वो 1973 की जो हमारे सामने सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट होती है, इसराइल की एग्जिस्टेंस को थ्रेट होता है, जैसे 73 में मिस्र और शाम की फौजों ने किया था, तल अवीव पे कब्जा करने के करीब थे, तो उन्होंने अपने 8 जहाज़ों पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के दमास्कस और कायरो के ऊपर बमबारी उनको ड्रॉप करने का फैसला कर लिया था। उस वक्त हेनरी किसिंजर ने आगे बढ़ के इस मामले को संभाला था। फिर अमेरिका को आना पड़ा था इसराइल की मदद के लिए। तो वो इसराइल की पॉलिसी ये है कि अगर उनको उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगी और वो टोटल
वॉर हारने की तरफ ये जाएंगे तो बाय वो डिफॉल्ट न्यूक्लियर न्यूक्लियर अटैक कर स्टेट देंगे। की तो यही वो होगी ना सर, न्यूक्लियर तो यस, डॉक्ट्राइन ही है। ये है असल कॉम्प्लिकेशन, कि वो अपनी कनपटी पे पिस्तौल रख के तो फिर आपसे निगोशिएट करना शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये मामला इसी तरह एक दायरे में घूमता रहेगा। ये है असल, दैट इज द रियल प्रॉब्लम, तो इसका तो, कि इसराइल की जो न्यूक्लियर उनके पास वेपन्स हैं, उससे डिसआर्म कैसे किया जाए इसराइल को, ये प्रॉब्लम है। ये तो क्या उनको कोई मुल्क डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है कि अगर आपने ऐसी कोई कार्रवाई की तो हम आपको कर देंगे? अब इसके ऊपर एक बहुत मुबहिम सी स्पेकुलेशन ये मौजूद है कि मुमकिन तौर पे ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया हो, और अगर और इसी वजह से शायद अब बात यहाँ तक पहुंची है कि चलें आप भी फेस सेविंग करें, अपना न्यूक्लियर मटेरियल को 100-150 किलो जितना भी आपने भेजना है रशिया भेज दें, हम भी कोई, हमें भी ऑफ रैंप दें, हम भी उतरें इस मुश्किल में से निकलें, आप भी करें। और इसराइल को भी पता है कि ये डिटरेंस मौजूद है, तो इस एम्बिग्यूटी के अंदर आप जिंदा रहें। ठीक सो है। दैट काइंड ऑफ इज अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट अ सर्टेनिटी। ठीक, ये जो शहजाद साहब ये जो बात है इसराइल की, ये तो हर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तो यही है, किसी भी मुल्क के पास हो जो सिचुएशन डॉक्टर साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल के पास कोई और चारा होगा। जिस तरह बहुत सी जगहों पे हमने देखा इससे पहले भी कि अगर ऑपरेशन शुरू हुआ, जंग अमेरिका ने हमला किया, फिर उसने रोका भी, जंग बंदी भी की, फिर ये ऑपरेशन फ्रीडम को भी तक करना पड़ा। इसराइल को भी चारों न चार तो मानना पड़ेगा इस सारे मामले को, क्योंकि इसराइल अकेला तो फॉर श्योर जो है वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल का एक प्रॉब्लम ये है कि इस दफा अमेरिका में इसराइल के लिए जो अप्रूवल रेटिंग थी उसकी, वो माजी के मुकाबले में यकदम बहुत गिर गई है। यानी इसराइल के पीछे खड़े होते थे, इस मर्तबा अमेरिकी अवाम जो है वो उस तरह से इसराइल के इक़दामात को तस्लीम नहीं करते, और उनका मानना ये है कि ये इसराइल की गलती है, और ये खुद इसराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और जो वहां पे ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में, जो सारे सिस्टम को देखती है, उनके लिए भी परेशानी का बायस है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस हवाले से मामलात नेतन्याहू के खिलाफ भी हैं, शायद वो अगला इलेक्शन उस तरह से ना निकाल पाए, और ना निकाल पाए तो उनका कोई करप्शन के केस मामलात भी चल रहे हैं, तो उनके हाँ लिए जी, तो बड़ी मुश्किल हेयरिंग हो हो रही जाएगी। है। लेकिन ये देखिए कि अभी भी ईरान ने कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं की थी, वो तो बातचीत में आपके साथ बैठा हुआ था उधर, आपने उस पर अटैक कर दिया और उसमें आपने अमेरिका को भी घसीट लिया। मामला ईरान का नहीं है। अब ये जो बात होती है, ये जो अपने बका की जंग के लिए अगर कोई आदमी या कोई मुल्क अपना एटमी हथियार इस्तेमाल करता है, वो समझ में आती है। लेकिन अब उनकी बका को खतरा तो तब होगा ना जब कोई अरब या कोई ईरान या कोई और मुल्क उस पर हमला करता है। अगर कोई मुल्क उस पर हमला नहीं करता तो वो सिचुएशन तो नहीं है कि जिसमें वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाएं। लेकिन वो शरारत से बाज नहीं आते, वो कभी लबनान की तरफ चले जाते हैं, कभी वो ईरान की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग हमें तस्लीम करते हैं दिल से, और वो इनको अपना आर्च राइवल मानते हैं, और उनका ख्याल ये है कि इनको काबू करना उनके बका के लिए जरूरी है, ये उनका मानना है। अब अगर दुनिया उस बात से, उस थ्योरी से एग्री नहीं करेगी तो ये मुश्किल हो जाएगा। बरतानिया उनका साथ देती है, बल्कि बरतानिया ने तो सारे इस कजिए की बुनियाद रखी थी। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अमेरिका जो कि एक बरतानिया भी तो पीछे हट चुका है शहजाद साहब, अब तो यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो भी इस इसराइली इस जो जारहियत से, इसराइली जारहियत से तंग है वो भी। अब मसला ये है कि आपने एक शरारत की, उसमें अमेरिका घसीट लिया, और उसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि ईरान ने इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी को गले से पकड़ा हुआ है, नरखे से पकड़ा हुआ है, और वो सांस नहीं लेने दे रहा। अब सांस वो अगर हलक से अपनी गिरफ्त हल्की करे तो बाकी दुनिया को सांस लेने का मौका मिले और लोगों की मईशत आगे चले। लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है और मजीद मुश्किल होने जा रही है। आप देखिए, अब पाकिस्तान में 400। डॉक्टर हसन बात करना चाह रहे, 30 सेकंड्स हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। ये जो बरतानिया का किरदार है ना नौशाद साहब, ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, जो फिर वहां पे वो जो खर्चा उठाया था ना यहूदी कंपनियों ने, बैंकिंग सिस्टम ने, उसकी वजह से बरतानिया से फिर वो साइन कराया गया था बेल्फोर डिक्लेरेशन।
और उसके नतीजे में सारा आगे चला था। तो ये दूसरे जंग अजीम डॉक्टर साहब। जी जी जी, नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो फंडिंग आई थी वहां से। पहली वॉर की फंडिंग जब की थी तो उन्होंने फिर उसके नतीजे में ये जमीन का कागज साइन उसके करा इवज लिया मांगा था। था। ये हुआ ठीक था। है, तो ठीक है, that's बहुत how बहुत शुक्रिया Israel was- डॉक्टर हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहरतौर इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं तो ये उम्मीद ज़ाहिर हो रही है कि जो अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। हम उम्मीद यही रखते हैं कि ईरान की तरफ से जवाब मुस्बत आए और दुनिया जो है वो सुख का सांस ले, और दुनिया जिस महंगाई के जिस तूफ़ान का सामना कर रही है उससे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल सके और आने वाले वक्तों के अंदर अमन जो है वो इस खित्ते में भी कायम हो, पूरी दुनिया में अमन रहे, ताकि जो हम प्रोग्रेस करना चाहता है, बनी नौ इंसान जो प्रोग्रेस करना चाहता है उसकी तरफ तवज्जो दे, ना कि आपसी लड़ाइयों के अंदर अपने तमाम वसाइल जो है वो झोंक दे। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।